हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हम एक्सरसाइज 10.4 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो बेसिकली हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज जो 10.3 थी उसमें हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखा और आज की वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सीखने वाले हैं। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको समझाया था एक्सरसाइज 10.3 में। उसमें मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ये बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दो तरह की होती है। स्केलर प्रोडक्ट, मतलब इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब ये मैं साथ में लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों प्रोडक्ट्स को इस तरह से करवाऊंगा कि आप उनको कंपेयर कर पाओ। और मैंने इस वीडियो को इस तरह से प्लान किया है कि जिस तरह से मैंने आपको डॉट करवाई है, सेम उसी पैटर्न पर मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा, ताकि आप कंपेयर भी अच्छे से कर पाओ और आप इन दोनों में डिफरेंस भी जो है, जो इनमें मेजर डिफरेंस है, उनको देख भी पाओ। ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर। आपको बताइए, ये हमें स्केलर देती है। इट इज डिनोटेड बाय अ डॉट एंड दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और ये एक स्केलर होता है। स्केलर मतलब ये एक मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप इसको इसके साथ कोरिलेट कर पाओ। अब सेम उसी बिहाफ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स gives us अ वेक्टर। अब ये सबसे बड़ा चेंज है। देखो, ये हमें स्केलर देती है, ये हमें क्या देती है, वेक्टर। एंड सेम वैसे ही इट इज डिनोटेड बाय अ क्रॉस। ये जो मल्टीप्लाई का साइन हम यूज करते हैं नॉर्मल, वैसा ही एक साइन है। दैट इज ए क्रॉस बी अगर मैं करना चाहूं तो उसका आंसर एक वेक्टर ही आता है। तो ये एक वेक्टर है। ठीक है। तो ये एक वेक्टर है। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहां पर इसका मैंने फेस आपको दिखा दिया कि ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये एक स्केलर है। अब यहां पर जस्ट मैंने सी एक नॉर्मल कोई भी वेक्टर लिख दिया। अब अगर आप देखो, ये सी वेक्टर है। अब इसका कुछ फेस तो होगा, इसमें कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, इसमें एक डायरेक्शन भी होगी। आपको पता है वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अगर आप देखना चाहते हो तो आपको डॉट भी अच्छे से पता होनी चाहिए। डॉट के बिना हम ये नहीं समझ सकते, क्योंकि ना आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। वैसे तो डिफरेंस आपको कोई भी बता देगा कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस बता देगा। बट मैं इसके की डिफरेंस की बात करने वाला हूं दोनों प्रोडक्ट्स में, जो बेसिकली मतलब वो डिफरेंसेस की बात करने वाला हूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपकी बुक में भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट इन दोनों में ही डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। तो वो मैं पहले बताने की कोशिश करूंगा, फिर ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में ये सी जो है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है। अब देखो, यहां पर ना मैंने की डिफरेंसेस लिखे हैं बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रॉस को अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको ये तीनों डिफरेंसेस पता होने चाहिए। देखो, इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी इसके बारे में पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के मैंने लिख दिया। आपकी एनसीईआरटी में ऐसी कोई भी बातें नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये टॉपिक प्योरली फिजिक्स का टॉपिक है। बट उसको मैथ्स में करना, ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है मैथ्स में। बट मुझे होता है कि कुछ बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर भी कर पाऊँ और ज़्यादा मैं फिजिक्स के अंदर भी ना जाऊँ, मतलब ऊपर ऊपर से जस्ट टच करके वापस आ जाऊँ, क्योंकि हमें मैथ्स ही पढ़ना है। क्योंकि हमारे साथ सभी स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्टूडेंट्स भी हैं, नॉन साइंस स्टूडेंट्स भी हैं। तो इसलिए मैंने इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको ये ईजिली समझ कि आ सके। आपको पता है डॉट में भी मैंने आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब देखो पॉइंट्स क्या हैं।
डॉट प्रोडक्ट गिव्स अस अ स्केलर बट क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अस अ वेक्टर। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप सभी को पता है कि डॉट हमें स्केलर देती है, क्रॉस क्या देती है हमें वेक्टर, ये मैंने आपको आज बताया। अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट वर्क्स इन एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस बट क्रॉस प्रोडक्ट वर्क ऑन ओनली वर्क्स इन 3D, 3 डिमेंशन। देखो जो डॉट होती है ना वो 2 डिमेंशन में भी काम करती है, जैसे 2 डिमेंशन से मेरा मतलब अगर ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, तो ये 3D में भी काम करती है, 2 डिमेंशन में भी काम करती है। बट जो क्रॉस होती है वो 2 डिमेंशन में काम नहीं करती, वो सिर्फ 3 डिमेंशन में काम करती है। 3 डिमेंशन से मेरा मतलब है ये एक्स है ये वाई है और ये पेन जो ऊपर की ओर आ रहा है ये जेड एक्सिस है। तो इस तरह से ये 3 डिमेंशन में काम करती है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द डॉट प्रोडक्ट मेजर्स हाउ मच 2 वेक्टर्स पॉइंट इन सेम डायरेक्शन बट क्रॉस प्रोडक्ट मेजर्स हाउ मच 2 वेक्टर्स पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब ये बहुत अच्छी लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यही डिफरेंस आपको इसको मुझे एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। अब देखो अगर आपने डॉट, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा जो वीडियो है वो सीरियल में देखा करो, आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने वो डॉट देखी है तो आपको पता है मैंने आपको डॉट को ऐसे समझाया था कि ये कोई मतलब कि कोई टॉय है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर मैं कोई फ़ैन लगा दूँ तो इस फ़ैन का इस टॉय पर कितना इम्पैक्ट होगा, ये कितना आगे जाएगा, तो वो देखने के लिए हम डॉट करते हैं। मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में, ये बी वेक्टर है ये ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर का इस बी वेक्टर पर कितना इम्पैक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में कितना इम्पैक्ट हो रहा है, वो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। बट क्रॉस में क्या होता है, अब ये मान लो 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, अब ये एक डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक डिफरेंट डायरेक्शन में काम करते हैं, कि इसकी मतलब देखो इस डायरेक्शन में भी हमें नहीं जाना, इस डायरेक्शन में भी हमें नहीं जाना, क्योंकि देखो डॉट क्या करती है, ए का इम्पैक्ट बी पर या बी का इम्पैक्ट ए पर, ऐसे ही हम चेक करते हैं ना, एक दूसरे की डायरेक्शन में हम इम्पैक्ट चेक करते हैं। बट क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में एक डिफरेंट डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब वो डिफरेंट डायरेक्शन कैसे काम करती है, कैसे निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे देखते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। पहले जस्ट मैंने ऊपर ऊपर से बताया, जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। अब देखो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो लेट ए एंड बी एनी 2 नॉन-ज़ीरो वेक्टर्स, ये ए है ये बी है। अगर आप डॉट उठा के देखोगे ना मेरी, अगर आपने डॉट प्रोडक्ट मेरे से पढ़ा है, अगर आपके नोट्स बने हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो देखना दोबारा से, तो सेम मैं वैसे ही चल रहा हूँ बिल्कुल, ताकि आपको 1% भी ऐसा ना लगे कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो बाय यूजिंग दी concept of free vectors, by using the concept of free vectors, मैं इनको कंबाइन कर लूँगा, आपका कंबाइन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर को मैंने उठा के यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर लिख लिया, वे थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देन लिख देता हूँ एक बार, देन क्रॉस प्रोडक्ट इज defined as A क्रॉस B इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और लास्ट में क्या है n कैप। अगर आप इसको ध्यान से देखो, अब देखो आपको पता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये क्या है, ये सभी मतलब ब्लू में जो है ये मैग्नीट्यूड है, और ये एन कैप जो वेक्टर है ये डायरेक्शन बता रहा है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब भी इकट्ठे होते हैं तो हमें क्या मिलता है वेक्टर, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देती है, एक वेक्टर देती है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आपके मन में बहुत से क्वेश्चन आने चाहिए और बहुत से क्वेश्चन आपके मन में नहीं आने चाहिए। उसका एक रीज़न है, देखो आपको याद होगा जब मैंने डॉट आपको करवाई थी तब आपके मन में ये क्वेश्चन था कि सर आपने ये फ्री वेक्टर का जो कंसेप्ट है ये आपने ऐसे लगा लिया, ठीक है, आपने इस फ्री वेक्टर को ऐसे क्यों नहीं रखा, ये बी वेक्टर ऐसे भी तो रख सकते थे ना हम यहाँ पर, और ये हम ऐसे भी रख सकते थे इसको ऐसे, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर। तो इसका आंसर मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में ही दे दिया था कि एंगल जो होता है बिटवीन ए एंड बी उसका मतलब होता है उनके टेल्स में एंगल। आपको पता है ये मान लो ए बी वेक्टर है,
ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, ये टेल है, तो ये बी वेक्टर की टेल है। तो बी वेक्टर की जो टेल होती है, मतलब जो दोनों वेक्टर्स की टेल होती है, उसके बीच में हम एंगल को कंसिडर करते हैं। दूसरी बात, वी ऑलवेज टेक द शॉर्टर एंगल, मतलब वेक्टर में बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम मगर ये वाला एंगल छोड़ के हम ये वाला जो छोटा एंगल होता है हम हमेशा वो लेते हैं। ये भी मैं आपको डॉट प्रोडक्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब ये बातें आपके मन में नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम ये इनको पढ़ चुके हैं। अब जो बातें आपके मन में आनी चाहिए वो ये कि सर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड है, मतलब ये एन कैप क्या है, और अगर ये डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, ये कैसी होगी, हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आने भी चाहिए, ठीक है। बट मेरी हमेशा की तरह कोशिश यही रहेगी कि मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि मैं ज़्यादा फिजिक्स में ना जाऊं, मैथ्स में रहते हुए ही इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे। अब देखो फिर से सेम पैटर्न पर चलते हुए, जिस तरह से मैंने डॉट में आपको बताया था कि थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, अब ये मैंने क्रॉस के लिए बताया। ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एंगल हमेशा टेल में ही बनता है, और एंगल हम हमेशा शॉर्टर एंगल लेते हैं। जो भी दो वेक्टर्स के अंदर सबसे मतलब कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में उनकी टेल हम मीट करते हैं, तो ये नहीं है कि हमें यही वाला एंगल लेना है, जो छोटा होगा वो एंगल हम कंसीडर करते हैं। मतलब हमेशा हमारा एंगल 0 और 180 के बीच में होता है, 0 और 180 भी हो सकता है। अब ये एक पॉइंट रह गया था, उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ए 0 है या बी 0 है, दोनों 0 हैं। अब आपको पता है थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये ए वेक्टर है मान लो, ये बी वेक्टर है, तो ये थीटा है। अब मान के चलो कि अगर बी वेक्टर 0 वेक्टर है तो ये ए वेक्टर है, तो यहाँ पर बी वेक्टर अगर 0 वेक्टर है तो यहाँ पर मैं ए का एंगल किसके साथ देखूंगा, तो थीटा हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। सेम वे से अगर बी वेक्टर है और ए 0 है तो मैं बी का एंगल किसके साथ देखूंगा, मतलब यहाँ पर। और बाय चांस अगर दोनों ही 0 हैं तो भी हम एंगल हमारा नॉट डिफाइंड, मतलब एंगल डिफाइन ही नहीं होगा। और अगर एंगल डिफाइन ही नहीं होगा तो हमारी क्रॉस का आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर। डॉट में भी हमारा इस सिचुएशन में आंसर कितना था, 0। अब यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना है, 0 वेक्टर। अब ये तो हम सब कुछ जानते हैं, इसको हमें ज़्यादा टाइम देने की या ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम डॉट में भी सीख चुके हैं। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात बस यही है कि ए क्रॉस बी का आंसर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप कैसे आया। अब देखो मैं यहाँ पर डेरिवेशन में नहीं जाने वाला क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट में भी याद है तो मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट की डेरिवेशन नहीं करवाई थी, मैंने जस्ट आपको कंसेप्ट समझाया था कि एक्चुअल में डॉट में होता क्या है। क्योंकि अगर हम कंसेप्ट में चले जाएंगे या डेरिवेशन में चले जाएंगे तो जैसा कि आपको पता है ये प्योरली फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स में ही इसकी मैं डेरिवेशन आपको करवा सकता हूँ, बट हमें मैथ्स पढ़ना है तो इसलिए हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, ना ही आपके वो सिलेबस का पार्ट है, ना ही एनसीईआरटी में गिवन है। बट जस्ट जिस तरह से मैंने डॉट में आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की थी, यहाँ पर भी मैं आपको वही कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो ये आपकी क्रॉस की डेफिनेशन है जो मैंने आपको लास्ट पेज पे बताई है कि ए क्रॉस बी का आंसर एक वेक्टर होता है। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा ये सारा स्केलर है, इनटू एन कैप ये डायरेक्शन है, मतलब ये कंप्लीट एक वेक्टर है। ए और बी नॉन जीरो हैं और थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ये आपको पता है। अब देखो इसको जैसे मैंने आपको डॉट में समझाया था ना, कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल दी थी टॉय, आपको याद होगा मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी टॉय, ये एक टॉय है तो एक फ़ैन है। तो ये फ़ैन अगर हवा दे रहा है तो टॉय अपनी जगह से यहाँ पर चला जाएगा। अगर मैं फ़ैन का एंगल ऊपर नीचे करता रहूँगा तो इस टॉय पर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको हमने डॉट से मतलब कि रिप्रेजेंट किया था। अब सेम वे से उसी तरह से यहाँ पर भी मुझे आपको एक छोटी सी कहानी सुनानी है। अब कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने इनके नेम रखे हैं डॉट में, राम और श्याम। अब राम और श्याम दो भाई हैं, ठीक है। तो ये इनका घर है, ये टेल पर इनका क्या है, घर है, ठीक है। अब राम और श्याम जो हैं वो बहुत मतलब कि जो भाई हैं ये मतलब कि बहुत अच्छे हैं, ये एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं। तो ये क्या करता है, अब ये राम कहता है कि मुझे इस डायरेक्शन में यहाँ पर जाना है, इधर जाना है, और श्याम कहता है मुझे इधर जाना है। बट ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये बहुत अच्छे हैं, तो जैसा कि राम ने कहा तो श्याम उसकी डायरेक्शन में चला गया, जो हम डॉट में करते हैं कि श्याम का इम्पैक्ट राम पर कितना होगा, तो ये एक डायरेक्शन में खेलने यहाँ पर चले गए।
सेम वे से अगर श्याम राम की डायरेक्शन में आ गया, सेम वे से हम राम भी तो उतना ही मतलब अच्छा है, तो राम भी श्याम की डायरेक्शन में जा सकता है, और इस तरह से हम राम का श्याम पर और श्याम का राम पर इम्पैक्ट डॉट में देख सकते हैं। अब यहाँ पर दो भाई हैं, उनका नाम है मोहन और सोहन। अब ये बड़े घमंडी हैं दोनों, और ये बहुत जिद्दी भी हैं, ठीक है। अब अगर मोहन कहेगा, इन दोनों का भी घर यहाँ पर है टेल टेल पर, अब मोहन कहेगा कि चलो मेरे साथ यहाँ पर चलो, सोहन कहता मैं तो नहीं जाऊँगा आपके साथ। अब सेम वे से अगर सोहन कहता कि तुम मेरे साथ चलो, तो मोहन कहता मैं भी नहीं जाऊँगा आपके साथ। ये दोनों बहुत जिद्दी हैं, ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब अगर बात मानने को तैयार नहीं है, लड़ रहे हैं, तो इनकी मम्मा आ गई। अब अगर इनकी मम्मी आ गई तो वो इनकी मदर जो है वो बोल रही हैं। अब आप खुद सोच के देखो, ये बहुत दोनों जिद्दी हैं। अब मान लो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको याद होगा, प्लीज़ इस बात को भी ध्यान में रखना कि डॉट वर्क्स इन एनी डायमेंशन बट क्रॉस वर्क्स इन 3D डिमेंशन। मतलब ये 2 डिमेंशन में भी डॉट हम बना सकते हैं, ये 2 डिमेंशन में ही है, इसको 3 डिमेंशन में भी देख सकते हैं, बट क्रॉस हमेशा 3 डिमेंशन में काम करती है। और डॉट मेजर हाउ मच 2 वेक्टर्स पॉइंट इन सेम डायरेक्शन। जो मैंने आपको बताया ना कि राम और श्याम एक डायरेक्शन में गए, श्याम और राम एक डायरेक्शन में गए, तो वो वही है। बट क्रॉस मेजर्स हाउ मच 2 वेक्टर्स पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब इनको एक दूसरे की डायरेक्शन में नहीं जाना, इनको डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। अब मान लो इनकी मम्मा अगर बोल दें, अगर आप खुद सोच के देखो, ये दोनों बहुत अड़ियल हैं, बहुत घमंडी हैं, तो अगर मम्मा इनके बोल दें कि आप यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में, ना सोहन की ना मोहन की। अब मोहन कहेगा ये तो सोहन के पास ही है, मैं तो नहीं वहाँ जाऊँगा। मान लो अगर उनकी मदर यहाँ पर बोल दे कि यहाँ पर या यहाँ पर चले जाओ, तो सोहन कहेगा ये मोहन के आस पास है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो मतलब आप खुद सोचो, अगर आप उन दोनों के बीच में लड़ाई में आपको उसको आप पैचअप करवाना है, उनको इकट्ठे करना है, तो आप कौन सा डिसीजन लोगे। तो उनकी मदर ने बहुत समझदारी दिखाई और एक ऐसा डिसीजन लिया कि जहाँ पर दोनों मान गए। अब ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जहाँ पर वो दोनों मान गए, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर भी नहीं जा रहा सोहन, यहाँ पर भी मोहन नहीं जा रहा, यहाँ सोहन नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पर। तो ऐसी डायरेक्शन मम्मा ने निकाली, उसकी मदर ने निकाली, जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस ही हो। मतलब इक्वल डिस्टेंस बोल लो, या दोनों को मतलब कि एक ही, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्रॉस होती है वो 3 डिमेंशन में काम करती है। अब मान लो ये जो लाइन है, ये कैप ऊपर को आ रहा है। अगर मदर बोले कि आप ये जो ब्राउन प्लेस है यहाँ पर जाके खेल लो, ये सोहन से भी उतना ही दूर है, मोहन से भी उतना ही दूर। उतना दूर का मतलब मेरा ये है कि ये मोहन की डायरेक्शन में भी नहीं है, ये सोहन की डायरेक्शन में भी नहीं है। और ये जहाँ पर मर्जी बना लो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये हमेशा इक्वल पाथ ही करेगा कि उन दोनों को डिफरेंट डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये सोहन के पास है, ये मोहन के पास है, तो मतलब ये ऊपर की ओर। तो उसकी मदर ने या मम्मा ने बहुत अच्छा फैसला किया कि आप ऊपर चले जाओ, मतलब यहाँ पर जाके खेल लो, तो ये यहाँ पर जा सकते हैं। अब इसको और अच्छे समझाने के लिए देखो, अब आपको मैं ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, ये 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रॉस जो होती है वो 3 डिमेंशन में काम करती है। तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये किसी प्लेन में होंगे। अब ऐसा करते हैं, इनको ना इसका फ्री वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर ना, मैंने आपको पता है बी ए की डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ए बी की डायरेक्शन में नहीं जा सकता, तो यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। अब ध्यान से देखो, इसको और अच्छे समझाने के लिए यहाँ पर ना एक ऐसा करो, पैरेललोग्राम बन रहा है। ये एक पैरेललोग्राम है, आपको पता है, ठीक है। चलो वो छोड़ दो, पैरेललोग्राम छोड़ दो। तो ये एक प्लेन बन गया। तो ध्यान से देखो, अगर इसको ऊपर करके देखोगे तो ये एक सरफेस है जिसकी कुछ लंबाई भी है, कुछ चौड़ाई भी है, मतलब ये 2 डिमेंशन में प्लेस है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको मैं फिर से रखता हूँ, तो बी इस डायरेक्शन में है, ए इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में जाने को तैयार नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी मदर ने एक तरीका निकाला कि क्यों ना कोई डिफरेंट डायरेक्शन सोची जाए। तो ये आपके सामने ये पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखो, ये जो है ये z एक्सिस है, मतलब आप z एक्सिस मान सकते हो या कोई भी एक्सिस मान लो, बट ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, ये a, अब ध्यान सोच के देखो, ये a b और a दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मतलब ये वो डायरेक्शन है
जिसमें ये दोनों वेक्टर मिलके एक थर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, मतलब इसको ना इसकी डायरेक्शन में ना जाना है ना इसको इसकी डायरेक्शन में जाना है, तो एक थर्ड डायरेक्शन पर ये इम्पैक्ट कर रहे हैं मिलके। ये कहीं पर भी हो सकता है, बट ये इतना श्योर है कि ये ए और बी वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जरूरी थोड़ी ना कि अगर ये मान लिया कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये जरूरी थोड़ी ना कि ये हमेशा ऊपर की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ भी तो जा सकता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ध्यान से देखो, ये वही पैरेललोग्राम है। तो अगर इसको मैं यहाँ पर बनाऊँ तो इसको पकड़ लेते हैं ऐसे करके हम, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये इसके परपेंडिकुलर भी है, बट इसके नीचे वाला हिस्सा जो है, इसके जो नीचे वाला हिस्सा जो है वो भी इसके परपेंडिकुलर है। मतलब हमारा जो एन कैप है उसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ भी हो सकती है और ऊपर की तरफ भी हो सकती है। अब मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। तो अब देखो, ये है वो यूनिट वेक्टर जो बी और ए दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ भी हो सकती है। आपको पता है, अगर से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अगर ये +1 है तो ये -1 होगा, अगर ये -2 है ये +2 होगा। आपको पता ही है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था। तो ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है। ये डायग्राम थोड़ी देखने में अजीब लग रही है, बट इसको आप इससे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तभी मैंने आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश की है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। अगर आप इमेजिनेशन अच्छे से कर पाओगे तो आप क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाओगे। और अगर आप अगर मैं आपको इमेजिनेशन ही सही नहीं करवा पाऊंगा, किसी करेक्टर के बारे में अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो सेम वे से यहाँ पर मैंने आपको करेक्टर ही बताने की कोशिश की है कि ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है कि ये ए और बी वेक्टर है, ये इसका एक मिलके एक पैरेललोग्राम एक प्लेन बन गया, तो ये भी इसके परपेंडिकुलर है, नीचे से भी उसके परपेंडिकुलर है। अब आपके मन में, आई होप पहले आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी, जो मैंने आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। फिर से बता दूं कि इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो प्योरली फिजिक्स बन जाएगी। हमें मैथ्स में ही रहना है। मुझे जस्ट आपको कंसेप्ट समझाना था कि ये कैसे काम करता है, और जो डिफरेंस बताए थे उन्हीं के बिहाफ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, कहानी बताकर। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो एन कैप है इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। अब इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। अब देखो, इसकी डायरेक्शन, ये जो यूनिट वेक्टर है हमारा एन कैप, इसकी डायरेक्शन देखने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो रूल्स हैं आपकी एनसीईआरटी में, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, राइट हैंडेड थंब रूल। अब स्क्रू जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप उसको इमेजिन करना चाहते हो, और मैं उस चीज़ को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप स्क्रू को पॉकेट में डाल के घूमोगे, बट जो आपका हैंड है वो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना है, एक आपका डाउट भी क्लियर होगा, डाउट नहीं बोल सकते, आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में पता लगेगा। अगर मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ हम अपना राइट हैंड इस तरह से रखेंगे, फिंगर्स ए की तरफ जानी चाहिए, मतलब ए की डायरेक्शन में, ये ए की डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। और उसके बाद कौन सा वेक्टर है, बी, और बी की डायरेक्शन में मुझे फिंगर्स मोड़नी है। और मेरा थंब कहाँ पर जा रहा है, ध्यान से देखो मेरा थंब कहाँ पर है, ऊपर की ओर आ रहा है। और अगर मेरा थंब ऊपर की तरफ आ रहा है मतलब हमारा जो एन कैप है वो ऊपर की तरफ है। आई होप आपको समझ में आया होगा, घबराना नहीं, इसको दोबारा भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब दूसरी बार, अगर मुझे बी क्रॉस ए फाइंड करना है, अब देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में यहाँ पर डिफरेंस है, यही बात मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अब क्योंकि ये एक वेक्टर है तो इसमें फर्क पड़ेगा, कैसे पड़ेगा देखना। बी क्रॉस ए है मान लो, तो बी पहले है, तो मैं क्या करूंगा, बी की डायरेक्शन में, मैंने आपको बताया कि बी की जो पहले वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन में मुझे अपना राइट हैंड, अब ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, अब लेफ्ट हैंड का यूज़ हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, राइट हैंड ही यूज़ करना है। अब राइट हैंड मुझे उसकी तरफ अगर फिंगर करनी है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं जा सकता। क्यों ऐसे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ए पीछे है, तो मुझे ए की तरफ अपनी फिंगर्स मोड़नी है, तो मैं ऐसे जाऊँगा
और उसके बाद ए की तरफ अपनी फिंगर्स मोड़ूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मेरा थंब नीचे की ओर है, और अगर मेरा थंब नीचे की ओर है मतलब ये जो एन कैप है हमारा नीचे की तरफ है, और ये हम हमेशा रूल फॉलो करेंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर दोबारा से इसको समराइज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से हमने दो चीज़ें सीखी हैं कि एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है ए और पी के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसका आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर है जो पेपर में आपको पूछा जाएगा। इसको हम और तरीके से भी पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। एन इज ऑलवेज फॉलोज राइट हैंडेड थंब रूल। अब मैंने थंब रूल के सारे रूल्स लिख दिए हैं। फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, इसमें मैंने कुछ चेंज किया है। फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मतलब फर्स्ट वेक्टर अगर ए है तो फिंगर्स उसकी डायरेक्शन में, सच दैट पाम इज फेसिंग अनदर वेक्टर। पाम कौन सा होता है आपको पता है, ये आपका पाम है। अब आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं ना कि फिंगर ऐसे कर दिए, तो पाम किधर हुआ हमारा, इधर। पाम हमेशा दूसरे वेक्टर की तरफ फेस करना चाहिए, और थंब के कहाँ पर है, ऊपर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। सेम वैसे अगर हम बी से स्टार्ट करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे, फिंगर्स बी की डायरेक्शन में, पाम दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, और थंब मेरा नीचे है। तो इस तरह से ये थंब रूल हमारा जो है वो काम करता है। आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट की ये मेरी जो लैंग्वेज थी या कहानी थी या बताने का जो तरीका था आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया होगा। हमें बस ये फॉर्मूला याद करना और क्वेश्चंस करने हैं। बट मैं आपको थोड़ी सी कहानी जस्ट इसलिए बताई ताकि आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट हो और आपको पता लगे कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो डॉट कैसे काम करती है, एक ही डायरेक्शन में जाने पर जो इम्पैक्ट होता है, ठीक है, ए का बी में, बी का ए में। अब यहाँ पर क्या होता है, ए और बी दोनों अपनी मनमानी करते हैं, वो दोनों मानते नहीं हैं, जिद्दी हैं, एक डिफरेंट डायरेक्शन में काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये 3D में काम करती है जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, और ये एक डिफरेंट डायरेक्शन में काम करती है। इसका रूल्स, इसके जो रूल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब हम ये समझ चुके हैं। अब इसके बाद डॉट में हमने क्या किया था, डॉट को समझ के उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी। अब उस उन्हीं ऑब्जर्वेशन के आसपास हमारे क्वेश्चंस घूमेंगे। अगर वो ऑब्जर्वेशंस हमें क्लियर हैं तो समझ लो आपके क्वेश्चंस क्लियर हैं। सेम वैसे इसकी भी मैं सेम वैसे ही ऑब्जर्वेशंस लिखने वाला हूँ, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्कुल सेम वैसा ही करवाने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, मेरी ये वीडियो का स्क्रीनशॉट है जिसमें मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट करवाई थी, तो देख लो सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर डॉट, वहाँ पर भी डॉट लिखा है, यहाँ पर क्रॉस लिखा है, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली ऑब्जर्वेशन हमारी डॉट में यही थी, मैंने यहाँ पर जानबूझ के लिखा है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब हमें ये देखना है कि क्या क्रॉस भी ऐसा ही होता है, वैसे मैंने आपको लास्ट पेज में बता दिया था। तो यहाँ पर पहली जो ऑब्जर्वेशन है स्टार्ट करते हैं ए क्रॉस बी से, ठीक है। आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब हमें देखना है कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी। अब आपको पता है इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये ए है, ए पहले है, अगर ए पहले है तो मेरा फिंगर्स इसकी साइड होंगी, राइट हैंड, ये राइट हैंड है मेरा, ठीक है। ये फिंगर्स यहाँ ऐसा करो, इसको यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको। ये मान लो ए है, ये बी, ठीक है। अब मेरी फिंगर्स ध्यान से देखो इसकी ओर है, ए की तरफ, मेरा पाम किधर की ओर है, बी की तरफ, तो मैं थंब किधर की ओर आ रहा, ऊपर की ओर है, मतलब इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। नाउ बी क्रॉस ए, तो मेरा राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, मेरा राइट हैंड थंब रूल जो है वो ये कहता है कि जो वेक्टर पहले है उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स, पाम दूसरे वेक्टर की तरफ, ठीक है। ये मेरा पाम है, मतलब कि हैंड का जो ये वाला हिस्सा बोल लो आप। तो अब मेरी डायरेक्शन किधर को है, नीचे की ओर है, तो मतलब मेरा नीचे की ओर है, तो मतलब माइनस एन कैप। तो यहाँ पर डायरेक्शन उल्टी हो गई है, तो मतलब अगर हम दोनों को कंपेयर करें, तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो बी क्रॉस ए, अब ये तो मैग्नीट्यूड है, इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, और ये माइनस जो है ये आगे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, विच एम्प्लाइज बी क्रॉस ए, ये माइनस, अब ये किसकी वैल्यू है, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू है। तो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पर ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई भी फ़र्क नहीं है, यहाँ पर माइनस का डिफरेंस है। तो यानी कि ए क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है इसमें वेक्टर है तो डायरेक्शन मैटर करेगी। तो अगर
यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रहा है, मान लो बी पे ख़त्म हो रहा है, मान लो ऐसा सोच लो, तो यहाँ पर बी से उल्टी डायरेक्शन है तो इसका नेगेटिव आएगा। तो ये बात आप याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी हम कोई क्रॉस करने जाएंगे तो अगर हम उसको उल्टा करते हैं तो उसके आगे माइनस आ जाएगा। अगर इसको मुझे ए मतलब देखो, अगर इसको मुझे उल्टा करना है तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब ये बन जाएगा। तो ये बात आप याद रखोगे। कंपेयर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें इकट्ठी याद रह सकें, आप कंपेयर कर पाओ और आप ईजिली समझ भी पाओ। अब देखो ये हमारी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वैक्टर्स, एंगल बिटवीन दैम इज जीरो। अब डॉट में भी हमने सेम किया था, वहाँ पर अगर एंगल जीरो है तो कॉस जीरो वन होता है, तो उसका आंसर आया था ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप। बट आप सभी को पता है कि साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 0 कितना होता है, 0। फिर तो हमारी बस बात ही ख़त्म हो गई है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड 0 इंटू एन कैप। 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा। तो मतलब ए क्रॉस बी यहाँ पर कितना आ रहा है, एक ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये आप रिजल्ट याद रखोगे कि ए डॉट बी में क्या होता था, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पर क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या आ जाता है, ज़ीरो वेक्टर। अब देखो ए क्रॉस बी अगर ज़ीरो वेक्टर है तो यहाँ से हम एक छोटी सी बात और लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखो आपको भी पता है अगर ए और बी में एंगल है ही नहीं है मतलब ये ए वेक्टर है, ठीक है, और अगर थीटा 0 है मतलब इसके ऊपर ही बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है मतलब बी वेक्टर है, मतलब इनमें एंगल 0 है। इनको हम पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं, आपको पता है इनको हम पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। और फ्री वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ करके, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, इसको हम कोलिनियर भी बोल सकते हैं। अगर ये ए वेक्टर है और इसके ऊपर ही बी वेक्टर है तो बी वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तो ये आपस में क्या हो गए, कोलिनियर। तो मैं वो लिख के आपको बता देता हूँ। अब देखो मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि अगर दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं तो उनकी क्रॉस कितनी होगी, 0 वेक्टर। आपको पता है पैरेलल वेक्टर के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। वैसे भी हम गेस कर सकते हैं कि कोई, मान लो आपको पता है ना कि मान लो ये ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने किया था, और ये है 2i प्लस 2j प्लस 2k। आपको पता है इसमें से 2 कॉमन निकाल के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये भी पैरेलल वेक्टर हैं। बट अगर आपको ऐसे नहीं करना, अगर आप उनकी क्रॉस कर दोगे और अगर वो 0 आ जाए तो भी हम बोल सकते हैं कि वेक्टर क्या है, पैरेलल या कोलिनियर। अब यहाँ पर आपके मन में एक डाउट और आ सकता है कि डाउट ना बोलो, ये ए और बी हैं तो इनके बीच में 0 एंगल ना होके कई बार 180 भी होगा, ठीक है। अब 180 मैं यहीं पर डिस्कस करवा सकता था, उसका आंसर भी 0 ही आएगा क्योंकि साइन 180 0 ही होता है। बट क्योंकि हम डॉट के साथ चल रहे हैं, डॉट के साथ ही मुझे काम करना है, तो इसलिए मैं आपको वैसे ही करवा रहा हूँ। अब इसका नेक्स्ट स्पेशल केस भी है कि जब क्रॉस कितनी होगी, मतलब एंगल कितना होता है, 0। अब उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूँ। अब देखो ये इसका स्पेशल केस है कि ए और ए की क्रॉस क्या होगी। आपको अभी यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये मैंने डॉट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था, वहाँ पर भी हमने स्पेशल केस डिस्कस किया था कि ए डॉट ए कितना होता है। आपको पता है ए डॉट ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पर हम लिखते थे ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एक बार, और क्रॉस का क्या आंसर आएगा वो भी लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ मैंने लिख दिया कि डॉट प्रोडक्ट में क्या आंसर था, ए डॉट ए का ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नाउ आपको पता है एंगल बिटवीन सेम वेक्टर्स, जो सेम वेक्टर्स ही हैं, इज 0। आपको पता ही है, तो ए क्रॉस ए का आंसर कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री एन कैप। और आप सभी को पता है कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। तो हमारी क्रॉस कितनी आएगी, फिर हमारी क्रॉस कितनी आएगी, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पर 0 इंटू एन कैप, मतलब 0 समथिंग 0 ही आएगा। तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सेम वेक्टर्स की डॉट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था
और अगर हम सेम वेक्टर्स की क्रॉस करेंगे तो उसका आंसर 0 वेक्टर आएगा। ये सब कुछ आपको आगे जाके क्वेश्चंस में हेल्प करने वाला है। ये ऑब्जर्वेशंस हम ऐसे ही नहीं कर रहे, ये ऑब्जर्वेशंस करते ही आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल बन जाओगे। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। अब देखो ये हमारी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, डॉट में भी सेम यही ऑब्जर्वेशन थी। इफ एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज 90, डॉट प्रोडक्ट का आंसर था ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, हम आगे जाके भी इसको यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी लिखते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन 90 इंटू एन कैप। और आप सभी को पता है साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1। तो यहाँ पर हम 1 फिल कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड 1 इंटू एन कैप। तो यहाँ पर मेरे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एन कैप। अब यहाँ पर ना एनसीईआरटी में एन कैप नहीं लिखा गया, मुझे लगता है कि मेरी वाली एनसीईआरटी में वो मिस प्रिंट है। तो अगर आपकी एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसा ही है तो आप प्लीज़ सही कर लेना, एन कैप साथ में जरूर आएगा। तो 90 अगर एंगल है तो डॉट तो 0 आती है, बट ए क्रॉस मतलब क्रॉस में हमें कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, कोई ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। जस्ट इसका आंसर इतना आ जाएगा, साइन 90 जस्ट 1 हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, डॉट में भी यही ऑब्जर्वेशन थी कि इफ़ एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स 180 और पाई। डॉट प्रोडक्ट का आंसर था माइनस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है -1। अब सेम वे से यहाँ पर भी कर लेते हैं, ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। वैसे इसको हम 0 के साथ भी कर सकते थे, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। अगर किसी को नहीं कैलकुलेट करनी आती तो इसको लिख सकते हो आप साइन 90 प्लस 90। और आप सभी को पता है कि साइन 90 प्लस 90 पे क्या होता है, इंटरचेंज। कॉस किस में, साइन कॉस में इंटरचेंज होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव भी होता है। और कॉस 90 की वैल्यू, और कॉस 90 कितना होता है 0। तो यानी कि साइन 180 कितना होता है 0। तो ये मैंने जस्ट आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर ये साइन 180, जैसे मैंने पहले बताया था कि 0 साइन अगर एंगल 0 होगा तो भी यही आंसर आएगा, इसमें भी हमारा यही आंसर आएगा। तो यहाँ पर 0 इंटू एन कैप, 0 इंटू समथिंग कितना होगा 0। तो यहाँ पर भी हमारी क्रॉस कितनी आ गई 0 वेक्टर। अगर ये 0 वेक्टर है, आपको पता है मतलब एंगल 180 हो या 0 हो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनमें एंगल कितना है 180 डिग्री। तो भी ये वेक्टर्स आपको पता ही है ये क्या होंगे, कोलिनियर। और अगर एंगल 0 है मतलब एक दूसरे के ऊपर है, तो भी हमारा क्रॉस कितनी आएगी 0, तो भी वो उनको पैरेलल या हम फ्री वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ करके कोलिनियर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको लिख के बता देता हूँ। तो अब देखो यहाँ मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि इफ़ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर, तो उनकी क्रॉस कितनी होगी 0। ये सेकंड और जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है सेम ही है, जस्ट मैंने आपको डॉट की तरह करवाने की कोशिश की है ताकि आपको इसको करने में प्रॉब्लम ना आए। तो जब भी हमारा एंगल 0 और 180 होगा तो क्रॉस हमारी हमेशा क्या होगी 0। अब देखो ये आपकी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, डॉट में भी यही थी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, बेसिकली इसको आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल ही हम यहाँ पर निकालेंगे क्रॉस से, एंगल हम डॉट से भी निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एंगल डॉट से निकालना ज़्यादा ईजी है, बट फिर भी आपके सिलेबस में है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है, तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। बट हम नॉर्मली क्वेश्चंस में किसी भी तरह से एंगल निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, वी नो, आपको पता है कि ए क्रॉस बी का आंसर क्या होता है, आप मेरे को बताओ। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ पर क्या हो, डॉट में देखो क्या था, डॉट में क्या था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये स्केलर है, तो कॉस थीटा एक स्केलर है, तो इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इसको मैं नीचे ले गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक वेक्टर भी साथ में है और मुझे एक एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, टेक मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स।
मैं दोनों साइड्स मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ इसका, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप, ठीक। और आपको पता है ये एक स्केलर है, ये एक स्केलर है, ये तो मतलब कि एक वेक्टर है ना। आपको पता है, अगर आपको याद है तो मैंने आपको लास्ट पे एक लास्ट क्वेश्चन करवाया था एक्सरसाइज 10.3 का, लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था 1। तो मैंने इसको ऐसे लिखा था, लैम्डा स्केलर है तो लैम्डा का मैग्नीट्यूड मॉड ए का मैग्नीट्यूड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। स्केलर और वेक्टर को अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा फिर, इस पूरे स्केलर को अलग से एन कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक। बट एन कैप इज यूनिट वेक्टर, और अगर ये यूनिट वेक्टर है देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो मेरे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, अब इसको ना आप अलग अलग लिख लो, ए का डबल मैग्नीट्यूड, बी का डबल मैग्नीट्यूड, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1, ठीक है। इसको मैग्नीट्यूड और मॉडुलस कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। तो विच इम्प्लाइज, अब देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, अब डबल मैग्नीट्यूड कोई मतलब नहीं, मैंने आपको पहले भी समझाया था शायद डॉट में या कुछ क्वेश्चंस में कि -1 का मॉडुलस कितना होता है +1। मतलब देखो ए मैग्नीट्यूड एक पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर का फिर से मॉड करूँगा तो एक बार लिखने का ही फ़ायदा है, 2 बार लिखने का कोई भी आइडिया नहीं है। अब मैंने साइन थीटा का मॉडुलस यहाँ पर हटा दिया, इसके पीछे कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, ना आपको समझने की इतनी ज़रूरत है, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। एज जो थीटा है हमारा वो 0 और 180 के बीच में है, देयरफॉर थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। देखो ये जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, आपको कुछ भी क्रैम नहीं करना। थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट एंड साइन थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो आपको पता ही है कि पहले दोनों क्वाड्रेंट्स में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने इसका मॉडुलस जो है यहाँ पर आप लिखना लिख दो, देयरफॉर, ऐसे लिख लो, देयरफॉर साइन थीटा के मॉडुलस को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मॉड तो उतना ही आएगा ना। तो यहाँ से आप एंगल निकाल लो, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। और देखो मुझे एंगल निकालना है, ठीक है, मुझे एंगल निकालना है, और अगर मुझे एंगल पहले से ही निकालना आता है इस तरह से, ये ए डॉट भी करना बहुत इजी है, डॉट करनी बहुत इजी है, मैग्नीट्यूड निकालना बहुत इजी है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। तो फिर वही एंगल निकालने के लिए मैं क्रॉस के पास क्यों जाऊँगा, इसका कोई भी रीज़न नहीं है। आपको कभी पेपर में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि आप एंगल फाइंड करो यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको जस्ट एंगल का क्वेश्चन आएगा, तो आप यहाँ से कर सकते हो। हाँ, जस्ट आपके सिलेबस का पार्ट था तो मैंने आपको इसको एक बार एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको ये ना लगे कि आपने सर एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये जस्ट मैंने आपको बता दिया। आप इसको ऐसे भी एंगल निकाल सकते हो, इसका आप ऐसे भी एंगल निकाल सकते हो। अभी हमने वैसे क्रॉस सीखा नहीं कि क्रॉस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, डॉट कैलकुलेट करना हमें आता है, क्रॉस को हम जान गए बट उसको कैलकुलेट करना हम आगे जाके सीखेंगे वीडियो में। बट मैं आपको यही प्रेफर, मतलब मेरी सजेशन आपके लिए यही है कि आप डॉट के लिए जाना, जब भी एंगल का क्वेश्चन आएगा आप हमेशा डॉट के लिए जाओगे, ये इतना कन्वीनियंट नहीं है। अब देखो ये हमारी लास्ट ऑब्जर्वेशन है, डॉट में भी हमारी ये लास्ट ऑब्जर्वेशन थी, इसके बेहाफ पर ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। आपको पता है आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और ये यूनिट वेक्टर्स है तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। और डॉट में अगर हम आई की आई के साथ, जे के साथ और के की के साथ डॉट करते थे
क्योंकि एंगल 0 होता है के डॉट के में, तो आंसर कितना आता था 1। अब यहाँ पर हम क्रॉस करके देखेंगे आई क्रॉस आई, और आपको वैसे मैंने आज समझाया था कि ए क्रॉस ए कितना आएगा 0, क्योंकि सेम वेक्टर में एंगल कितना होगा 0। अब एक बार जस्ट फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, तो साइन 0, तो यहाँ पर एन कैप। अब देखो आपको पता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 साइन 0 कितना होता है 0 एंड समथिंग कितना आएगा 0, क्योंकि साइन थीटा कितना हो, साइन 0 कितना होता है 0। तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट बना लिया कि आई क्रॉस आई कितना आएगा 0। अब सिमिलरली जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का आंसर भी कितना आएगा 0। यहाँ पर देखो डॉट में क्या था 1 आ रहा था आंसर सभी का, यहाँ पर सभी सिमिलर का आंसर कितना आ रहा है 0। अब इसके बाद जो डॉट में हमने किया था मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो डॉट में इसके बाद हमने किया था आई डॉट जे मतलब डिफरेंट किए थे। यहाँ पर सेम था, आई की जे के साथ, जे की के साथ, के की आई के साथ, वो कितनी होती है 0, क्योंकि एंगल 90 है, कॉस 90 कितना होता है 0। अब हम क्रॉस भी करके देख लेते हैं, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर हम क्वेश्चंस करेंगे। आई क्रॉस जे कितना होगा, आप सभी को पता है आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड, आई और जे में एंगल कितना होता है 90, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो एन कैप है वो नहीं लिखूँगा, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक आंसर आएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अब देखो, ये मान लो आपको दिख रहा होगा, ये आई है और ये जे है, ठीक है, ये आई है और जे है। अब आपको पता है ये दो वेक्टर्स है, अगर इसकी मुझे क्रॉस देखनी है तो हमें कौन सा वेक्टर चाहिए, जो हम ऐसा करते हैं इसकी डायरेक्शन देखते हैं। आई क्रॉस जे की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका आई है, ठीक है, आई की तरफ फिंगर्स मेरा पाम जे की तरफ, तो मेरा अंगूठा किधर की ओर आ रहा है ऊपर की ओर। और ये अगर देखो तो ये कौन सी एक्सिस होती है जेड एक्सिस, मतलब आई मतलब ये एक्स है, ये वाई है, मतलब ये आई है, ये जे है, तो ये कौन सी एक्सिस है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है के वेक्टर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा के वेक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम एन कैप तो वैसे ही बोल देते हैं कि कोई भी वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, अब मैंने राइट हैंड थंब रूल भी बता दिया आपको कि ये कौन सा होगा के कैप, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो आई क्रॉस जे का आंसर कितना आएगा, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 साइन 91 के कैप। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है। तो अगर साइन 91 है, मैंने लिख दिया, तो आई क्रॉस जे का आंसर कितना आएगा के कैप। ये बहुत अच्छी बात है, समझने वाली बात है। अब सेम वे से नाउ जे क्रॉस आई को भी चेक करेंगे, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन, सर आपने जे डॉट आई तो नहीं चेक किया था। देखो आपको पता है डॉट जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है, आई डॉट जे और जे डॉट आई सेम होते हैं। वैसे तो इसका मैं आंसर सीधा लिख सकता हूँ, जस्ट एक बार आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, जे मैग्नीट्यूड आई मैग्नीट्यूड साइन 90। और फिर से आपको समझाने के लिए, आपको पता है ये आपका आई था, ये आपका जे था, ठीक। अब हमारा जो जे वेक्टर है, जे पहले है, तो जे की डायरेक्शन में फिंगर्स पाम आई की तरफ, तो अब मेरा जो थंब है वो नीचे की ओर है। मतलब अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ, विजुलाइज करवाना चाहूँ, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये आई, ये जे, और नीचे की तरफ कौन है, ये देखो नीचे की तरफ ये क्या है के, मतलब इसकी डायरेक्शन बिल्कुल के अपोजिट है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के कैप, ठीक है। अब फिर से जे डॉट आई, इसका मैग्नीट्यूड 1 साइन 91 माइनस के कैप। यहाँ पर मैं लिख दिया कि साइन 91 होता है, तो विच एम्प्लाइज जे क्रॉस आई की वैल्यू कितनी होती है माइनस के कैप। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। वैसे इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपको पता है हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था कि ए क्रॉस बी का आंसर कितना होता है माइनस बी क्रॉस ए। अगर मैं आई क्रॉस जे को रिवर्स करूँगा, तो उसका अगर मुझे आई क्रॉस जे को जे क्रॉस आई लिखना है तो उसके आगे माइनस लग जाएगा, तो वही यहाँ पर हुआ। अब देखो सेम वे से जे क्रॉस के का आंसर कितना होगा आई। मैं इतना श्योरली कैसे बोल सकता हूँ, देखो मान लो ये जे है
ये के है, तो मैंने जे की तरफ हैंड फिंगर्स, पाम के की तरफ, थंब मेरा ऊपर, तो ये कौन सा होता है, आई, मतलब जे और के। देखो आप इतना समझ लो, आप सिंपल सी बात समझ लो कि क्रॉस में हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। जे और के परपेंडिकुलर कौन है, आई कैप ही होगा। के और जे के परपेंडिकुलर उल्टे के क्या होगा, माइनस आई। के और आई के परपेंडिकुलर कौन होगा, जे, और जे आई और के परपेंडिकुलर कौन होगा, माइनस जे। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लग सकता है कि सर हम कैसे चेक करेंगे कि हमें कौन सा वेक्टर इधर को रखना है या इधर को रखना है। अब वैसे तो मैंने आपको बताया था कि अगर जे पहले लिखा है मैंने, ठीक है, तो जे की तरफ मेरा मतलब हैंड जाएगा, यहाँ पर के की तरफ मेरा हैंड जाएगा, इस तरह से। बट अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ना इसका एक और मेथड जो है वो बता देता हूँ। अब देखो आपको पता है हमने लास्ट पेज पे ये सीखा, ये आपकी डॉट थी, तो क्रॉस में हमने ये सीखा जब सेम होंगे तो आंसर डायरेक्टली जीरो ही आएगा। ठीक है, आई क्रॉस जे का आंसर के, जे क्रॉस के का आंसर आई, के क्रॉस आई का आंसर जे। अब कुछ बच्चों को, अब देखो मैं यहाँ पर आपको इस तरह से समझा सकता हूँ, मैंने आपको समझा भी दिया, बट पेपर में कई बार ये जो तरीका है ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है कि आप बना के थोड़ी ना लेके जाओगे अपने साथ, तो उसके लिए ये मेथड है, रूल टू बी रिमेंबर्ड। अब मैंने क्या किया, आई जे के लिख लिया ऐसे, आप याद रखोगे आई जे के। अब इसको मैंने क्या लिखा है, वी ऑलवेज फॉलो दिस रूल इन क्वेश्चंस, वी गो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्रॉस ऑफ एनी टू यूनिट वेक्टर्स गिव्स अस नेक्स्ट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे तो अगला वेक्टर कौन है, के। ठीक है, के क्रॉस आई करना, अगला वेक्टर कौन है, जे। ठीक है, सेम वे से जे क्रॉस के करना, अगला वेक्टर कौन है, आई। तो इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है, इफ़ वी गो क्लॉकवाइज देन प्रोसीजर इज सेम बट वी पुट नेगेटिव साइन। अब अगर मान लो आपको ऐसे नहीं जाना, आपको क्लॉकवाइज जाना है, मान लो के क्रॉस जे की बात कर रहे हैं, अब के क्रॉस जे से अगला वेक्टर कौन है, आई है, इसका आंसर आई तो आएगा बट साथ में क्या लगेगा, नेगेटिव साइन। ये देख लो, के क्रॉस जे का आंसर नेगेटिव। तो इस तरह से ये काम करेगा। ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है, आप जब भी इसको पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा कि सर ने यहाँ पर हमें क्या बताया था। तो इस तरह से ये काम करता है, तो ये आपको क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प कर सकता है। ये रूल आपको याद रखोगे कि ये क्रॉस जो है वो किस तरह से काम कर। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी में भी है, जस्ट मैंने इसको नेम एक अलग दे दिया। बहुत इजी एप्लीकेशंस हैं, आपका समझ लो क्रॉस जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब एप्लीकेशंस से पहले आपको पता है कि ये ए क्रॉस बी का आंसर होता है। तो आपको याद होगा जब मैंने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स करवाया था तो इसका मैग्नीट्यूड किया था। ठीक है, ये स्केलर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर की डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1। और साइन थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 और 180 के बीच में है, 0 और 180 भी हो सकती है, तो इनके बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो मैंने मॉडुलस हटा दिया। तो इस तरह से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इसको आप स्टार लिख के रख लो। अब इसकी दो एप्लीकेशंस हैं, उनके क्वेश्चंस भी हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस भी हैं आपको बुक में। तो सबसे पहले पहली जो एप्लीकेशन है उसको हम लिख लेते हैं। अब देखो ये आपकी पहली एप्लीकेशन है, इफ़ ए एंड बी रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब जो साथ साथ वाली साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड का मतलब यही होता है, देन इट्स एरिया इज गिवन बाय हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मतलब अगर हम क्रॉस कर रहे हैं उसका हाफ कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हमें देता है। ये इसकी एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत ईजी है। अब ये दो वेक्टर्स हैं, आपको पता है ए और बी, इनमें एंगल थीटा है। अब मैंने इसको कंप्लीट करने के लिए ट्रायंगल कंप्लीट कर ली। अब आपको पता है कि ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमने मतलब काफ़ी छोटी क्लासेस से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ और यहाँ पर जो हाइट जो है वो भी आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है ये मैंने हाइट बना ली, मतलब यहाँ पर एंगल 90 बन रहा है, सी डी हाइट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 ए बी, मतलब इसका बेस, हाइट कितनी है इसकी, सी डी। अब देखो ये ए बी वैक्टर की, ये वेक्टर मत बोलो, ये ए बी की लेंथ है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए का मैग्नीट्यूड, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। सारी बात जो हमारी खड़ी है वो सी डी पर खड़ी है। तो इन ट्रायंगल, ऐसा करो, इसको आप ऐसे लिख लो या ऐसा करो, नाउ ए बी, मतलब उसकी ए बी की लेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये ए वेक्टर, इसकी ये ए वेक्टर है ना, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, अब देखो सारी बात जो खड़ी है वो सी डी पर खड़ी है,
ट्रायंगल ए सी डी ए, जो ट्रायंगल है सी डी ए, आपको पता है इसमें मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा में होता है तो पी बाय एच। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारा सी डी और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा ए सी। नाउ अगेन ए सी कितना होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी आप लिख दो कि बी वेक्टर क्या है का मैग्नीट्यूड क्या है लेंथ ऑफ ए सी। ठीक, तो विच एम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो विच एम्प्लाइज सी डी कितना आ गया बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको आप ऐसा करो नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2, ए बी कितना है ए का मैग्नीट्यूड, बी सी डी कितना है बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। यहाँ पर आप मेंशन करना है कर लो यूजिंग 1 एंड 2। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये था तो मैंने ए बी की जगह पर ये फिल कर दिया, सी डी की जगह पर ये फिल कर दिया। अब जस्ट लास्ट पार्ट रह गया, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपको पता हम यहाँ पर थे, ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी हमारी ए बी की और ये सी डी की वैल्यू बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब यूजिंग स्टार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। अब ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा वैल्यू कितनी है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से अगर हमें किसी मतलब कि ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स दी गई हों तो मैं अगर उनकी क्रॉस कर दूं और उसका मैग्नीट्यूड लेके उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो हमें डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ये आपको क्वेश्चंस भी हैं, ये आप याद भी रखोगे, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब सेम ऐसा ही एक रिजल्ट और है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, इफ़ ए एंड बी रिप्रेजेंट एडजेसेंट्स, अगर ए और बी वेक्टर हैं जो एडजेसेंट साइड्स हों पैरेललोग्राम की, देन इट्स एरिया इज गिवन बाय ए वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये बहुत इजी है ये भी। अब देखो ये ए वेक्टर बी वेक्टर है, ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब जस्ट हाइट भी बना देता हूँ और फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, बेस इंटू हाइट होता है। अब इसका बेस कितना है ए बी और हाइट कितनी है डी ई। ठीक, अब देखो ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर ना एक बार लिख देता हूँ नाउ ए बी। अब ए बी के बारे में मुझे सब कुछ पता है, ये क्या है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि ए वेक्टर क्या है का मैग्नीट्यूड क्या है लेंथ ऑफ ए बी। अब इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप नंबर 2 दे दो। प्रॉब्लम कहाँ पर है डी ई की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो अगेन ट्रायंगल डी ई ए जो वहाँ पर किया था सेम वही है। तो साइन थीटा क्यों ले रहा हूँ, आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, मुझे बी वेक्टर को बीच में लेना है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है डी ई और हाइपोटेन्यूज कितना है ए डी, तो इसको आप लिख सकते हो डी ई। अब ए डी कितना है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है लेंथ ऑफ ए डी। ठीक है, तो अब ऐसा करो यहाँ से डी ई की वैल्यू निकाल लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इसको आप नंबर 3 दे दो। अब फिर वही बात, पुट वैल्यूज ऑफ 2 एंड 3 इन 1, इसको आप 1 में फिल कर दो। अगर आप 1 में फिल करोगे तो विच एम्प्लाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू कितनी है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डी ई की वैल्यू कितनी है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अगर आप इसको ध्यान से देखो
तो विच एम्प्लाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है, मतलब इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि अगर किसी कोई मतलब कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स जो गिवन है तो उसका हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम जैसे उसकी क्रॉस करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। अब ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस थी, बहुत ईजी हैं, ये हमें क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। अब इसके बाद इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने डॉट में भी की थी, बहुत ईजी हैं, और फिर हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा। अब देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दोबारा से लिखे हैं, आप इनका जस्ट दोबारा से लिखने का पर्पस यही है कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब कुछ हमें क्वेश्चंस में हेल्प करने वाला है। डॉट में भी हमने सेम किया था, ए क्रॉस बी ये माइनस के इक्वल होता है, ए क्रॉस ए सेम वेक्टर से सेम वेक्टर की क्रॉस जीरो होती है। अगर ए क्रॉस बी जीरो है और दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो या तो वो वेक्टर्स पैरेलल होंगे या कोलिनियर। तो अगर एंगल बिटवीन ये निकाल सकते हैं, बट वैसे इसको आप छोड़ सकते हो, इसमें हम डॉट वाला फॉर्मूला ही फॉलो करेंगे। और आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के जीरो होता है, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई के क्रॉस आई जे, और सिमिलर ये माइनस में आता है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। अब देखो, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत इजी है, ये डॉट में भी हमने पढ़ी थी कि क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये नाम ही मुश्किल से हैं बट बहुत इजी सा काम है कि अगर क्रॉस बाहर है अंदर प्लस है तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसको हम इजी तरीके से समझ सकते हैं, इसको याद ही रखना जस्ट हमें। मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 इंटू 7, 3 + 4 7, तो 14 आएगा। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। आपको पता है 2 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर 4 से, यहाँ पर 6 आएगा, 8 आएगा, तो 14 आंसर ही आएगा। बट ये सेम चीज़ हम प्लस के लिए नहीं बोल सकते। इसका आंसर आएगा 2 + 12 मतलब 14। बट इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि 2 को पहले प्लस कर दो 3 से फिर 2 को 4 से। ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 6, तो 30। तो ये गलत है। तो मतलब मल्टीप्लाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सेम वे से क्रॉस जो है वो प्लस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब देखो, ये लास्ट प्रॉपर्टी है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू वैक्टर्स, लैम्डा कोई स्केलर है। तो अगर हम क्रॉस करके उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, या लैम्डा को पहले ए से मल्टीप्लाई करके बाद में क्रॉस कर दें, या लैम्डा को बी से मल्टीप्लाई करके बाद में ए से क्रॉस कर दें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जस्ट आपको पता होनी चाहिए, इनकी कोई डेरिवेशन नहीं हमें करनी। अब लास्ट टॉपिक है हमारा कि क्रॉस को हम एक्चुअल में क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करने वाले हैं। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बिना हम क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं कर सकते। अब देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट। अब वैसे मुझे लिखना चाहिए था क्रॉस प्रोडक्ट, हाउ टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट इन क्वेश्चंस, बट मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो कैलकुलेट कैसे होती है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट वो बताऊँगा, और फिर उसको हम क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे वो बताऊँगा। तो ये पहले इसका प्रोसीजर जो है पहले वो अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद आपको वो जो लास्ट मेथड है वो बहुत छोटा होने वाला है। मतलब ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लंबी होगी, डॉट में भी ऐसा ही था, लास्ट में हमारा फाइनल प्रोडक्ट की कैसे होगी। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स हैं नॉन जीरो, ये a1i a2j a3 के, b कितना है b1i b2j b3 के। अब इनकी क्रॉस करनी है, आपको पता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये हमारी। तो a क्रॉस b कैसे आएगा, पहले हम a1 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो a1 को देखो, a1 और b1 तो स्केलर हैं, तो ये तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे a1 b1। अब ये दोनों वेक्टर्स हैं i और i, तो इसको हम लिखेंगे i क्रॉस i। सेम वे से a1 को b2 के साथ, ठीक है, तो कितना आएगा i क्रॉस j। ठीक, अब a1 को b3 के साथ, डॉट में डायरेक्ट मतलब कि आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि आपने इसकी आदत भी डालनी है। तो इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब उसके बाद एक अलग कलर से लिख लेते हैं प्लस। अब a2 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, a2 b1, यहाँ पर j और i है, तो j क्रॉस i। ठीक है, a2 को b2 से, a2 b2 j क्रॉस j। ठीक है, अब a2 को b3 से, तो यहाँ पर कितना आएगा j क्रॉस k,
यहाँ पर लिख देता हूँ जे क्रॉस के। अब ये भी ख़त्म है, ठीक है। अब इसको एक और कलर से लिख देता हूँ मैं। अब A3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, A3B1 के क्रॉस I, A3B2 के क्रॉस J, A3B3 के क्रॉस के। अब जो हमने अभी अभी रिजल्ट सीखे थे वो बता देता हूँ आपको। अब देखो, आपको पता है ये हमने सीखा है आज ही, I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K 0 होता है। अब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँ कि आप इनको याद करो, इसके लिए आप बस ये वाला रूल फॉलो करो। ये जस्ट मैंने अपनी नॉलेज के लिए लिखा है। अब देखो, इनको मैं आपको याद भी करवा दूंगा। अब A1B1 I क्रॉस I कितना आएगा 0, A1B2 I क्रॉस J, देखो इसको ऐसे पढ़ो, I J के आगे कौन है K, ठीक है। अब A1B3 I क्रॉस K, देखो I क्रॉस K। अब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आई को उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आई क्रॉस, देखो एरो से उल्टा जा रहा हूँ, तो कितना आंसर आएगा -J। आप यहाँ पर भी देख सकते हो I क्रॉस K का, ठीक है। वैसे मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको जो है क्रैम मत करो। तो प्लस A2B1 J क्रॉस I, J क्रॉस I, ये भी उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका आंसर -K आएगा। प्लस A2B2 J क्रॉस J का आंसर तो पता ही है 0 आएगा। A2B3 J क्रॉस K सेम डायरेक्शन है तो I आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेम वे से A3B1, अब K क्रॉस I का आंसर कितना आएगा J, सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो A3B2 K क्रॉस J उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, -I आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा -I कैप। अब A3B3, अब K क्रॉस K कितना आएगा 0। अब प्लीज़ इससे ना बोर मत होना, ये हम एक्चुअल में पेपर में नहीं करने वाले। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला, इससे आप घबराना मत, बोर मत होना, ये जस्ट आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। तो विच इम्प्लाइज A क्रॉस B कितना आया। अब ये तो 0 है, इसको छोड़ ही दो, ठीक है। अब ना मैं इस तरह से कलर्स में लिखूंगा कि K वाले अलग कलर में, जैसे ऐसा करते हैं, ग्रीन में लिखते हैं A1B2 K कैप, इसको मैंने ग्रीन में लिख लिया, K को मैंने ग्रीन में लिख लिया, ठीक है। अब ये J है, J के लिए अलग से कलर यूज़ कर लेते हैं, ये माइनस है, -A1B3 J कैप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये कितना है, A2B1 माइनस भी है यहाँ पर, A2B1 K कैप, इसको मैंने फिर से ग्रीन में लिखा ताकि आपको देखने में आसानी रहे। अब ये अगेन 0 बन गया। अब I वाला, अब I वाले को ऐसा करते हैं, ऑरेंज कलर में लिख लेते हैं, ये 0 है तो ये A2B3 I कैप, ठीक है। अब ये J है, J को मैंने ब्लू कलर में लिखा है, A3B1 J कैप, ये कितना है I वाला, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, तो -A3B2 I कैप। अब इसको छोड़ दो, ये 0 है। अब हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। अब हमें जस्ट आंसर को कंबाइन करना है, तो विच एम्प्लाइज A क्रॉस B का आंसर कितना आएगा। अब पहले I को लिखते हैं, तो A2B3 -A3B2, अब आपको कलर्स की वजह से अलग से दिख भी रहा होगा, इन दोनों में से मैंने I को कॉमन ले लिया। अब उसके बाद J की बारी है, प्लस अब यहाँ पर एक बात बताऊँगा आपको, A3B1 -A1B3 J कैप। अब लास्ट में रह गया A1B2 -A2B1 K कैप, ठीक है। अभी भी हमारा आंसर जो है, अगर आप देखोगे NCERT से तो मैच नहीं हो रहा। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज हम और करेंगे। अब देखो, जो छोटा सा चेंज मैंने किया है वो यहाँ पर किया है, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। वैसे बड़ा अजीब सा चेंज है, आपके मन में ख्याल भी आएगा। वैसे देखो, पहले इसकी बात करते हैं। मैंने क्रॉस किया, डिस्ट्रीब्यूट करिए, डॉट में भी हमने ऐसा ही किया था। डॉट में मतलब कि आसान बात क्या थी कि IJ 0, मगर जितने भी उल्टे थे वो सभी 0 हो गए थे, हमने सेम रख लिए थे। तो 3 टर्म्स ही हैं सेम वाली, I J J K K, तो वो बहुत ईजी हो गई थी। बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
बट हम ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर पेपर में नहीं करेंगे। मैंने बताया ना हाउ टू कैलकुलेट, ये एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट होती है क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने आपको वो बताया। अब ये जो चेंज मैंने किया, यहाँ पर माइनस क्यों लिया, यहाँ से माइनस क्यों लिया, उसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। अब देखो, आपको पता है हमने क्रॉस का आंसर ये कैलकुलेट किया था और ये अजीब सी करेक्शन की थी इसमें। अब उसके पीछे का रीज़न आपको बताने वाला हूँ। अब जो आपको बताने वाला हूँ ये आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा और ना ही ये लेंथी है। हाउ टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट इन क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो ए क्रॉस बी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ये किसका साइन है, सोचो जरा। यस, आपने बिल्कुल सही गेस किया, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। और डिटर्मिनेंट में हमें क्या करना है, जस्ट इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। हमें वो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर नहीं करना, हमें जस्ट इसको एक्सपैंड करना है। और आपको इसको एक्सपैंड करना आता है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, बाय एक्सपैंडिंग इट बाय रो वन। तो इसको हम रो वन से एक्सपैंड करने वाले हैं। तो विच एम्प्लाइज ए क्रॉस बी का आंसर किस तरह से आएगा। सबसे पहले रो वन में आई कैप है, तो हम क्या करेंगे, आई वाली रो और आई वाली कॉलम को छोड़ देंगे। तो A2 A3 B2 B3। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, माइनस फिर जे कैप। ठीक है, अब माइनस से आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करो। तो हम जे वाली रो और जे वाली कॉलम को छोड़ देंगे, A1 B1 A3 B3। अब उसके बाद प्लस के कैप। अब के वाली रो और के वाली कॉलम को छोड़ देंगे, तो A1 A2 B1 B2। अब आपको पता है इसके बाद इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। अब जिन बच्चों ने डिटर्मिनेंट मेरे से पढ़ा है वो मेरी इस लैंग्वेज को जानते हैं। तो विच एम्प्लाइज ए क्रॉस बी का आंसर कितना आएगा, आई, यहाँ पर कितना आएगा A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, माइनस जे कैप A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के कैप A1 B2 माइनस A2 B1। अगर आप इससे मैच करोगे तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है। अब ये जो आपको पता लग गया होगा, ये मैंने एडजस्टमेंट जो की थी वो डिटर्मिनेंट के लिए ही की थी। तो यानी कि अब हमने ये भी सीख लिया कि क्रॉस को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे। आप खुद देख लो, पिछले पेज पर जो प्रोसीजर किया था वो कितना कॉम्प्लिकेटेड था और ये वाला प्रोसीजर कितना ईजी है। जस्ट हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे। इतनी बात का ध्यान रखोगे, ए पहले तो ए को पहले लिखेंगे, बी बाद में है तो बी को बाद में लिखेंगे। अब देखो, ये वीडियो हमारी आज की कंप्लीट है। अब इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और हमारा वेक्टर में कुछ भी नया नहीं रह गया है। 10.4 के सभी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स हमारे लिए बहुत इजी रहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।